Good evening, everyone. Once again, pens in your hand, notebooks beside you. Everyone with the camera on. Everyone. Not even a single child should be sitting with the camera off. I will not allow after day before yesterday's incident in the class. If anybody is sitting without, I'll just remove. Come on, quickly do that. I'm giving you exactly 30 seconds. Then I'll remove the kids and then we will begin with the session. Good evening. Chalo, come on. Pens in your hand, notebooks beside you. Already watched the video lectures for today and we will begin with the overview फटाफट से. Real gas and its behavior. हमने इससे पहले kinetic theory of gases आपको समझाया. उसके अंदर उसके postulates दिए. वो postulates में कोई भी doubt है? I don't think so होना चाहिए. But अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है. क्लास के बाद रुक के मेरे से वो doubts लेके जाना. ठीक है? आई एम स्टार्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम रियल गैस एंड इट्स बिहेवियर जो आज आपके लेक्चर्स आए थे, 2 लेक्चर्स आए थे, राइट? तो सबसे पहले उसके अंदर हमने क्या देखा था? रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहली चीज हमने ये देखी थी, राइट? वी सॉ दिस थिंग. और उसके अंदर हमने 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनाए थे. क्या थे वो? क्या थे कि भाई अगर पीवी नॉट इक्वल्स टू एनआरटी आता है तो वो रियल गैस है, और अगर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी आता है तो वो आइडियल गैस है. एंड मेरे बच्चे, real gases are always hypothetical. ठीक है ना? Please make sure real gases are always hypothetical. Please make sure of this. ये statement लिख लेना अपने किसके अंदर? नोट्स के अंदर लिख लेना. Is that clear? पक्का? Good. चलो thumbs up दो. चलो यहां तक समझ में आया सबको? हाँ, गुड. मोक्ष बहुत बढ़िया. धनवी बहुत बढ़िया. वीडियो देखे आज के? वंश, प्रणाली, विशाल, वीडियो देखें कि नहीं आज के? रियल गैसेस आर हाइपोथेटिकल. आर रियल गैसेस हाइपोथेटिकल? देन व्हाई डिड यू गिव द थम्स अप? पे अटेंशन इन द क्लास. पे utmost attention in the class. I'm telling you, if you don't write down the points, you are going to miss on lots of things. Ideal gases are the gases which are hypothetical in nature. ये generally exist करती नहीं है. Under certain conditions हम real gases को ideal बना सकते हैं, but वो conditions achieve करना itself is very very difficult, right? That is why ideal gases actually exist करती नहीं है. But हम बोलते हैं, ऐसा हम बोलते हैं ना कि भाई ये मेरा सबसे आइडियल स्टूडेंट है. इज देयर एनीथिंग लाइक आइडियल स्टूडेंट? नो, इट कैन नॉट बी. ठीक है? आइडियल स्टूडेंट जैसा कुछ नहीं होता है. इट्स हाइपोथेटिकल. इट्स ऑलवेज रियल स्टूडेंट्स. वो मस्ती भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा और नौटंकी भी करेगा क्लास के अंदर. इज दैट क्लियर? तो देयर इज नथिंग लाइक आइडियल स्टूडेंट. सेम वे इज नथिंग लाइक आइडियल गैस. पीवी नॉट इक्वल्स टू एनआरटी अगर आ रहा है तो रियल गैस है. आइडियल गैस के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, यही 2 पॉइंट्स हैं जो आपको तंग करेंगे. यहां पर बोला गया था कि भाई वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज मच मच लेसर देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस. अब वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस हम क्या लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. बट क्या एक्चुअली में पार्टिकल्स पूरे वॉल्यूम में घूम सकते हैं? दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन. रियलिटी में क्या चीज वो चीज हो सकती है? अगर मैंने ये एक लिया है कंटेनर, उसके अंदर मैंने गैस पार्टिकल्स लिए हैं, अब इनको अगर मैं इकट्ठा करके एक कॉर्नर में कर दूं, सपोज करो, तो ये वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई हो गया ना. अब जो ये वॉल्यूम बचा हुआ है वही वॉल्यूम है ना जिसके अंदर बाकी के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो एक्चुअली में ये जो वॉल्यूम है वो आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर नेग्लिजिबल माना गया था कि भाई वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल. बट एक्चुअली में वो है नहीं, रियलिटी में वो है नहीं. क्यों? बिकॉज रियलिटी में रियल गैसेस ने क्या चीज बोली? रियल गैसेस ने बोला कि भाई हमारे यहाँ पर पॉइंट मासेस नहीं होते हैं, हमारे यहाँ पर रिजिड स्फीयर्स होते हैं जिनका कुछ रेडियस होता है और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं. कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो आज की क्लास में पता चल जाएगा. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, जहां पर हमने बोला था कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों ही नेग्लिजिबल माना गया था इन केस ऑफ आइडियल गैसेस. वहां पर बोला था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी नहीं है. लेकिन रियल गैस वाला जो बंदा है वो बोला कि अगर भाई साहब ये ट्रू है तो मेरे को बताओ कि गैसेस लिक्विफाई कैसे होती हैं. हाउ आर गैसेस लिक्विफाइंग? वो तो हमें पता है ना, वो कॉन्सेप्ट तो हमें पता है कि गैसेस लिक्विफाई होती हैं. तो हाउ इज दैट पॉसिबल इफ देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? So that means there has to be some force of attraction. Also, there has to be some force of repulsion. Why?
बिकॉज सर्टेन गैसेस दे आर इजी टू लिक्विफाई, सर्टेन आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। तो जो डिफिकल्ट है मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इसीलिए तो वो चीज ऐसी हो रही है। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है 100%। सो ये थे आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस। तो प्लीज मेक श्योर ये पॉइंट्स आप अच्छे से बढ़िया से लिखें। कोई भी डाउट रह जाता है, वीडियो लेक्चर आपके पास है और उसके अंदर हमने ये चीज आपको बहुत अच्छे से प्यार से समझाई हुई है। वीडियो लेक्चर्स में मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, आज देखा आपने, मैंने नोटपैड पे पढ़ाया है। I've just tried to change the atmosphere of video lecture ताकि जब आप ऑनलाइन क्लास में आओ तो कुछ ऐसे अच्छा लगे आपको, डिफरेंट लगे। ओके चल, फिर हम चले थे आइडियल गैस सॉरी रियल गैस को प्रूव करने के चक्कर में। और वो प्रूव करने का चक्कर जो था वो भाई साहब किसका था? अमैगट एंड्रयूज। दिस वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने पहला स्पार्क दिया था कि भी देयर इज समथिंग कॉल्ड रियल गैस। और उस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ लिया पीवी वर्सेस पी का। अब पीवी वर्सेस पी मतलब बॉयल्स लॉ, जिसने बोला था कि भाई पीवी जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जितना प्रेशर आप बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ये मैंने बॉयल्स लॉ में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सपोज आपने प्रेशर को डबल कर दिया तो गैस का वॉल्यूम हाफ हो जाएगा ताकि पीवी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहे। तो ये चीज जो है वो हर एक गैस के लिए होनी चाहिए थी ना। बट जब एक्चुअली में ये देखा गया तो क्या देखा गया? वो देखा गया कि भाई गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन, इन दोनों के केसेस में अगर ये मेरा आइडियल गैस सिचुएशन है, ये ब्लैक लाइन जो है वो मेरा आइडियल गैस सिचुएशन है, तो यहां पर देखा गया कि विद इंक्रीज इन प्रेशर ऑन एन हाइड्रोजन और हीलियम गैस, कैसे प्रेशर बढ़ाएंगे? ये मैंने हाइड्रोजन गैस लिया, उसके ऊपर पिस्टन रख दिया, उसके ऊपर क्या रख दिया? पिस्टन रख दिया। देयर इज एन हाइड्रोजन गैस। अब मैं इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा हूं, आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर, मतलब पिस्टन नीचे मूव करेगा ना, करेगा कि नहीं? नीचे मूव करेगा मतलब विद इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम शुड डिक्रीज। वो तो हो रहा है बट यहां पर ये चीज दिख रही है कि पीवी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट नहीं है, उसमें कुछ डिविएशन आ रहा है। और वो डिविएशन ये था कि आइडियल गैस से ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, आइडियल गैस से ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। आना चाहिए था पीवी का प्रोडक्ट आना चाहिए था 1, लेकिन पीवी का प्रोडक्ट आ रहा है 3 इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। परफेक्ट है। सिमिलरली ऐसी कुछ गैसेस देखी गई जिसके अंदर, अच्छा मैं अगर आपको यहां पर एक फैक्ट दूं तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाइड्रोजन और हीलियम यही दो ऐसी गैसेस हैं जो स्टार्टिंग से पॉजिटिव डिविएशन देती हैं। अब ये वर्ड्स आपको पता है, जो स्टार्टिंग से आपको पॉजिटिव डिविएशन देती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज टू गैसेस, बाकी जितनी भी गैसेस हैं दुनिया में, जनरली यू विल सी कि उनके अंदर पहले लो प्रेशर पे क्या होएगा मेरे बच्चे? नेगेटिव डिविएशन होएगा। आइडियल गैसेस से नेगेटिव की तरफ उनका ग्राफ जाएगा, फिर दे विल रीच टू अ वैल्यू ऑफ मिनिमम। देखो जैसे ये मिनिमम वैल्यू आया फॉर द गैस CH4, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर। अब इसके बियॉन्ड अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो भाई साहब पॉजिटिव डिविएशन क्यों हो रहा है? व्हाई इट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड? उसका रीजन है, देखो आप मेरे को बताओ। सपोज यहां पर मेरे पास 51 स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी, ठीक है? चलो मेरा एक अकाउंट हटा दो तो 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर। अब मैं बोलता हूं इन 50 स्टूडेंट्स को मैंने 4000 स्क्वायर यार्ड का एरिया दिया। 4000 स्क्वायर यार्ड, इट्स सो ह्यूज, है ना? कितना बड़ा रूम है। तो 50 के 50 स्टूडेंट, सपोज करो कि ये सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल ऑफ अस आर गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड वी आर फ्री टू मूव इन दैट एरिया। तो कितना बढ़िया से हम मूव करेंगे, है कि नहीं? कितना बढ़िया से मूव करेंगे। लेकिन मैंने क्या किया, धीरे धीरे उस जगह को छोटा करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? छोटा 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 करना शुरू कर दिया। अब एक पॉइंट तक आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वाह देखो ये बच्चा मेरे पास आ गया है, ये बच्चा मेरे पास आ गया है, सर मेरे पास आ रहे हैं, है ना? एक पॉइंट तक अच्छा लगेगा। लेकिन एक पॉइंट के बियॉन्ड जब मैं और प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो मेरा स्पेस जो है वो और कम हो जाएगा, है कि नहीं? और जब वो एरिया और कम हो जाएगा, जब वो एरिया और कम हो जाएगा तो एक पॉइंट आएगा जहां पर वसाव, सपोज अगर स्टूडेंट है तो वो बोलेगा कि भाई मेरे को मेरे हाथ रखने की भी जगह नहीं मिल रही है, चल थोड़ा दूर हो, चल थोड़ा दूर हो, मेरे को अपनी जगह चाहिए, आई नीड माई स्पेस, राइट? सो व्हेन यू नीड योर स्पेस यू विल स्टार्ट टू रिपेल। पहले आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहे थे,
यू आर अट्रैक्टिंग ऑल द गैसियस पार्टिकल्स। लेकिन एक पॉइंट के बियॉन्ड जब वो आपकी पर्सनल स्पेस में अंदर घुसना शुरू कर देगा, तो आपको उसको फोर्स ऑफ रिपल्शन देना पड़ेगा कि भाई नहीं, ये मेरा एरिया है, दिस इज माय एरिया, आई नीड माय हैंड मूवमेंट लाइक दिस, राइट। सो बेसिकली इस पॉइंट के बियॉन्ड होता क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन becomes greater than force of attraction, that sorry force of attraction, that is the reason that the gaseous particles, they start to repel each other and the gases start to show positive deviation. So अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, जब नेगेटिव डिविएशन से पॉजिटिव डिविएशन की तरफ गैस जा रही है, तो ऑब्वियसली वो आइडियल बिहेवियर को क्रॉस करके ही जाएगी। अरे जाएगी ना, वो आइडियल बिहेवियर को क्रॉस करते हुए जाएगी। सो दैट इज दिस पॉइंट ओवर है, जहां रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, बट फॉर अ वेरी मोमेंटरली सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आई वुड से, करेक्ट। उसके बियॉन्ड फिर वो पॉजिटिव डिविएशन की तरफ चला जाता है। तो दिस इज व्हाट इज बेसिकली पीवी वर्सेस पी से ये प्रूव किया गया दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ रियल गैसेस ओनली, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियल गैसेस, नो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियल गैसेस। हाँ, अगर रियल गैस को आइडियल गैस बनाना है तो एंड्रयू ने ये कंडीशन भी दिया, वो बोला कि भाई एलपीएचटी होना चाहिए। एलपीएचटी क्या था, व्हाट वाज एलपीएचटी, फटाफट से व्हाट वाज एलपीएचटी, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स ओपन है। एलपीएचटी क्या था, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रियल गैस टू बिकम आइडियल गैस, व्हाट इज एलपीएचटी। वेरी नाइस, गुड मोक्ष, डेबलिना बढ़िया, बहुत बढ़िया निष्ठा, वेरी नाइस, निमिषा, हरिति, सुपर्ब सुपर्ब, हर्ष राठौड़ बहुत अच्छे, धनवी वेरी नाइस। तो भाई ये बच्चे देखो वीडियोस देख रहे हैं, तो दे आर एबल टू इंटरेक्ट विद मी इन द चैट बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, चलो फटाफट से धानवी, टेल मी, टेल एवरीवन। So, low pressure, high temperature Very condition. nice. Low pressure and high temperature conditions. These are the conditions जहां पर आपका रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा, उसका रीजन मैं बताता हूं। रियल गैस इक्वेशन जब हम डिराइव कर लेंगे ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इज दैट क्लियर? परफेक्ट। यस दक्ष, जल्दी से फटाफट से डाउट पूछ लो अपना। सर आपने बोला कि एक पॉइंट पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, पर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए होगा। पर Yes. सर कंडीशंस पे वो होगी, अब वो हम मतलब कांस्टेंट कर दे तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं ले सकता। मैं वही तो कह रहा हूं, वो कंडीशंस कांस्टेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस मोमेंट में देयर इज लॉट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, लॉट्स ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द, उस प्रेशर के ऊपर, दिस इज अ वेरी हाई प्रेशर, राइट। एट वेरी हाई प्रेशर देयर इज लॉट ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। तो मोमेंटरली वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, लेकिन उसके बियॉन्ड वो रिपेल करना शुरू कर देगा। गेटिंग द पॉइंट? इज दैट यस सर। क्लियर? चलो बहुत यस। बढ़िया। तो यहां तक कहानी क्लियर हुई। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो था, जहां पर हमने आपको ये चीज के बारे में बताया था। फिर उसके बाद ये जो डिविएशन हो रहा है आइडियल गैस से, जो हमारा रियल गैस डिविएशन कर रहा है, इस डिविएशन को समझने की बारी आ गई थी कि भाई ये डिविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो उस डिविएशन को स्टडी करने के लिए एंड्रयू भाई साहब के जो कोलीग्स थे, उन्होंने एक दूसरा ग्राफ लिया, P वर्सेस V ग्राफ। अगेन P वर्सेस V, बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि भाई आइडियल गैस इक्वेशन जब मैं लगाता हूं PV इज इक्वल्स टू nRT, और उससे जब मैं वॉल्यूम निकालता हूं एट सम प्रेशर, लेट्स सपोज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया, चलो मैंने एग्जांपल ले लिया 1 एटमॉस्फेरिक, तो nRT बाय P, इससे मेरे को V आइडियल मिलेगा, करेक्ट। और V रियल मुझे दिखेगा, कैसे दिखेगा, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। V रियल आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, वो तो हमेशा एक्सपेरिमेंटली मिलेगा। V रियल को हम बोल सकते हैं V ऑब्जर्व्ड ऑल्सो, V ऑब्जर्व्ड ऐसा भी देखने को मिल सकता है आपके टेक्स्ट बुक्स में। तो बेसिकली V रियल और V आइडियल तो निकाल सकते हैं, लेकिन V ऑब्जर्व्ड निकाल नहीं सकते थे। तो उन्होंने V ऑब्जर्व्ड के पॉइंट्स मार्क करने शुरू किए ऑन द सेम ग्राफ। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की। उन्होंने देखा कि भाई अगर, चलो यहां पर रेडी ले लेते हैं, कि अगर सपोज ये प्रेशर मैंने ले लिया, जो मैंने आपको वीडियो में भी समझाया, तो इस सेम प्रेशर पे आइडियल वॉल्यूम आना चाहिए था ये, लेकिन
एक्चुअली वॉल्यूम जो आ रहा है, जो ऑब्जर्व हो रहा है, वो है ये, दैट इज VO। अच्छा, इसको VOB कर देते हैं, है ना। तो हमको दिख रहा है कि जब मैं हाई प्रेशर कंडीशंस में हूं, जब मैं हाई प्रेशर कंडीशंस में हूं, तो मेरा V ऑब्जर्व्ड जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन V आइडियल। गेटिंग द पॉइंट। और वो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि भाई जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा देते हो तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो वो वॉल्यूम एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दे विल ट्राई टू एक्सपैंड द वॉल्यूम देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये पॉइंट, लेकिन आपको मिलेगा ये पॉइंट, थोड़ा सा डिविएशन आपको दिखेगा। सिमिलरली जैसे जैसे आप प्रेशर डिक्रीज करते हो तो लो प्रेशर पे देखो, सबसे पहले तो डिविएशन ही बहुत कम है, दिख रहा है ना। तो अपने ने अभी अभी पढ़ा, लो प्रेशर पे ऑलमोस्ट आपका जो V ऑब्जर्व्ड है वो ऑलमोस्ट V आइडियल के इक्वल आएगा, जहां आपका जो रियल गैस है वो आइडियल की तरह बिहेव करेगा। बट वंस अगेन मैंने आपको बोला, फॉर वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका V ऑब्जर्व्ड विल बिकम लेसर देन V आइडियल। देखो यहां पर इस प्रेशर कंडीशन में अगर आप देखो तो ये ब्लू वाली लाइन मेरी V ऑब्जर्व्ड है और ये रेड वाली लाइन मेरी V आइडियल है। सो V आइडियल इज ग्रेटर देन V ऑब्जर्व एट लो प्रेशर कंडीशंस। क्यों? क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा क्या डोमिनेट कर रहा है। तो ये ग्राफ को देखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक चीज पता चली कि भाई यहां पर कुछ डिविएशन है, आइडियल और रियल गैस के बीच में कुछ डिविएशन है, और उस डिविएशन को स्टडी करने के लिए एक फैक्टर बनाया गया। क्या था उस फैक्टर का नाम? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट फैक्टर? चलो फटाफट से, जल्दी से, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फैक्टर? फटाफट फटाफट, कम ऑन, क्विक 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 क्विक। चैट बॉक्स, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मोक्ष, वेरी नाइस, हर्ष बहुत बढ़िया। उसको Z से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? वो होता है Z। और वो Z का फॉर्मूला क्या था? वो Z का फॉर्मूला था PV। PV कौन सा? V रियल, V रियल बाय nRT, PV रियल बाय nRT। and from here we derived an equation that Z is equals to V real। यहां मैं इसको V observed ऐसे लिखता हूं, V observed by V ideal। जहां पर भी ID लिखूं लेक्चर में, दैट मीन्स मैं आइडियल की बात कर रहा हूं। जहां पर OB लिखूं मतलब मैं ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, या ऑब्जर्व्ड फैक्टर की बात कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल फैक्टर की बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? यहां से यहां कैसे पहुंचे थे वो मैंने आपको डिराइव करके बताया हुआ है वीडियो में। किसी को नहीं समझ में आया हो, लास्ट में रुक के समझ लेना कि ये कैसे हुआ है। इज दैट क्लियर? बट बहुत इजी सा डेरिवेशन है, कोई लंबा चौड़ा उसमें कोई है नहीं, ठीक है। बट ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो फैक्टर है जो हमें एक गैस का एक्सटेंट ऑफ डिविएशन बताता है। और वो एक्सटेंट ऑफ डिविएशन कैसे बताता है? वो बताने के लिए एंड्रयू बोला कि देखो भाई, ये Z की वैल्यू जो है ना, वो या तो इक्वल टू 1 हो सकती है या नॉट इक्वल टू 1 हो सकती है। अगर वो इक्वल टू 1 है तो मतलब V रियल दैट इज V ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू V आइडियल। करेक्ट? V ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू V आइडियल, यहां से देखते जाओ। और अगर वो नॉट इक्वल है तो दो फैक्टर आ जाएंगे, या तो वो ग्रेटर देन 1 होगा या तो वो लेसर देन 1 होगा, है कि नहीं? और हमारे लिए यही दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए यही दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर द केसेस ऑफ रियल गैस, दीज आर द केसेस ऑफ रियल गैस। तो यहां पर मैं क्लियर करके Z को दो ही पार्ट में डिवाइड करूंगा, या तो Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 दिखता हुआ नजर आएगा या Z का वैल्यू लेसर देन 1 आएगा। अब ये Z की वैल्यू से आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। Z कैलकुलेट कैसे होता है वो हमने अभी देखा, V ऑब्जर्व्ड बाय V आइडियल। V आइडियल आप इक्वेशन से निकालोगे, V ऑब्जर्व्ड आप एक्सपेरिमेंटल निकालोगे, ये रेशो से आपको Z मिल जाएगा। और Z एक पर्टिकुलर गैस का Z जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है एट अ गिवन टेम्परेचर। प्लीज मेंटेन दिस स्टेटमेंट इन योर माइंड। Z compressibility factor is constant for a particular gas at a constant temperature. Is that clear? Perfect. अब ध्यान से देखो, Z equal to 1 हम कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज वो तो आइडियल गैस का केस है और वो तो हाइपोथेटिकल है, वो तो एक्चुअली में है ही नहीं।
हमारे लिए z नॉट इक्वल टू 1 का केस ही इंपॉर्टेंट है, रियल गैस, उसमें दो, z ग्रेटर देन 1, z लेसर देन 1। अब ऑब्जर्व दिस, अगर z ग्रेटर देन 1 है तो मतलब v ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन v आइडियल। सिंपल सी चीज। देखो मैं बोलता हूं कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टू स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, देखो एकदम से समझ में आ जाएगा। आई कैन नॉट टेक दिस एग्जांपल्स इन वीडियो, बट मैं क्लास में आपको समझा सकता हूं। लेट्स से कश्वी हमारी एक स्टूडेंट है और धृति नायडू हमारी एक स्टूडेंट है, ठीक है। मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं, प्लीज डोंट माइंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग, प्लीज डोंट माइंड, ओके। अब ध्यान से देखो, कश्वी हमारी एक स्टूडेंट है, लेट्स से कश्वी इज वन गैसियस पार्टिकल, धृति नायडू इज अनदर गैस पार्टिकल। अब ये दोनों जो है वो दोस्त हैं, क्या है, दोस्त है, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। और वो चीज मुझे नहीं पता है, अब दोनों होमवर्क करके नहीं आए हैं, तो मैंने दोनों को क्या बोला कि भाई तुम्हें डिटेंशन के लिए रुकना पड़ेगा, और मैंने इन दोनों को एक क्लास के अंदर बंद कर दिया, करेक्ट। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई ये मेरा फर्स्ट बेंच है और ये मेरा सेकंड बेंच है, तो कश्वी के विल सिट ऑन फर्स्ट बेंच and Dhriti Naidu D, second gaseous particle, will sit on second bench and they will do their work. लेकिन हुआ क्या? This is ideal condition, ध्यान से सुनिएगा, this is ideal condition जो कि एग्जिस्ट करती नहीं है, करेक्ट। या तो ये दोनों दोस्त हैं, या तो ये दोनों एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है। तो अगर तो ये दोनों दोस्त हैं, तो मेरे क्लास के बाहर जाते ही क्या होगा, धृति नायडू भी फर्स्ट बेंच पे आके कश्वी के साथ बैठेगी, मस्त गप्पे वप्पे मारेंगे, ये लोग बिना होमवर्क कंप्लीट किए निकल जाएंगे, करेक्ट। दे विल बी सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दे विल ऑक्यूपाई दिस वॉल्यूम, बट इन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया इतना। आइडियल से रियल वॉल्यूम, ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम कम है, सिंपल। दूसरा केस कि भाई ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, दुश्मन समझ में आता है, तो सामने आ गए एक दूसरे को गोली मार देंगे, इतने बड़े दुश्मन है। तो समझो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, आइडियल केस वो था, आई वाज एक्सपेक्टिंग फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच, लेकिन यहां पर कश्वी बैठी है फर्स्ट बेंच पे और धृति नायडू कॉर्नर, ऐसे नहीं ये वाली लाइन में नहीं, कॉर्नर, डायगोनली कॉर्नर में धृति नायडू यहां पर ये वाले बेंच पे बैठी हुई है। गेटिंग द पॉइंट? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई होगा, लेकिन वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है ये बाय द गैसियस पार्टिकल्स। आर यू गेटिंग? मतलब ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम जो है वो आइडियल वॉल्यूम से ज्यादा है। अब ये कब हो रहा है, जब दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है कि नहीं। और ये केस कब होगा, फर्स्ट वाला केस, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। बोलो यहां तक समझ में आया? अरे भाई एग्जाम्पल से समझ में आया क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वही चीज ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर करता है। अब देखो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि भाई आप एक ऐसी गैस पे काम कर रहे हो जिसमें ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन आइडियल। मतलब आइडियली आप सोच रहे हो इसका 10 ml आएगा यूजिंग दैट फॉर्मूला PV इक्वल्स टू nRT, बट आता है 12 ml। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 बेंच ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन डायगनली जाके लास्ट बेंच पे बैठी धृति, तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई हो रहा है। मतलब क्यों? बिकॉज फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस गैस पे अगर मैं प्रेशर लगाता हूं तो क्या ये इजीली लिक्विफाई होगी या डिफिकल्ट टू लिक्विफाई होगी? सोचो, खुद दिमाग लगाओ, फोर्स ऑफ रिपल्शन है दोनों में, अब मैं दोनों को पास लाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रेशर लगा के लिक्विफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये आसानी से लिक्विफाई होंगे? नहीं होंगे। तो बस यहां पर लिख दो पॉइंट नंबर 1, इफ z इज ग्रेटर देन 1, सॉरी पॉइंट नंबर 1 ये है, v ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन v आइडियल। पॉइंट नंबर 2, फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेंस डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये केस समझ में आया है तो सामने वाले केस में आई थिंक मुझे काम करने की भी जरूरत नहीं है कि भाई यहां पर v ऑब्जर्व्ड विल बी लेसर देन v आइडियल। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 10 ml, वो देंगे आपको 8 ml। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 बेंच, लेकिन वो तो एक बेंच वाला वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। और अगर ये केस है तो भाई साहब द गैसेस आर इजी टू
लिक्विफाई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो दो कंडीशंस इस वक्त आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं, इसी के बेसिस पे आपके 1 मार्कर एमसीक्यू क्वेश्चंस बन जाते हैं। बहुत सिंपल वाले क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सिंपल। पता है कैसा क्वेश्चन देगा? देखो यहां पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, वो बोलेगा देयर आर गैसेस ए बी सी डी एंड ई, ऐसे 5 गैस दे दिया, करेक्ट? और वो बोलेगा कि भाई इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज लाइक दिस 1.6, 1.8, 0.5, 0.3 एंड 0.2, ऐसा दे दिया, करेक्ट? अब दिमाग लगाओ मेरे बच्चे, दिमाग लगाओ। z इक्वल्स टू 1 मतलब आइडियल केस, 1 से ज्यादा अगर वैल्यू आ रही है मतलब ये आपका पॉजिटिव डिविएशन का केस है, और 1 से कम अगर वैल्यू आ रही है मतलब ये नेगेटिव डिविएशन का केस है। अच्छा, पॉजिटिव डिविएशन मतलब क्या? z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या? v ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन v आइडियल, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शंस आर डोमिनेटिंग देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। तो यहां पर जितना ज्यादा 1 से जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। गेटिंग द पॉइंट? अब क्वेश्चन ये है अरेंज दीज गैसेस इन द ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विफिकेशन, इन द ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विफिकेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो सबसे इजी है लिक्विफाई करना उसको सबसे पहले रखोगे, जो सबसे डिफिकल्ट है लिक्विफाई करना उसको सबसे लास्ट में रखोगे, है ना? तो सिंपल क्वेश्चन, z जिसका सबसे छोटा मतलब वो उतना ज्यादा नेगेटिवली डिविएट हो रहा है, 1 से उतनी वैल्यू छोटी है, तो मतलब E इज मोस्ट इजी टू लिक्विफाई, मोस्ट इजी टू लिक्विफाई, करेक्ट? उससे ऊपर D, D विल बी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, उससे ऊपर C, उससे ऊपर B और उससे ऊपर A। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है? इज द आंसर परफेक्टली राइट? क्लियर है? हर्ष बोलो, व्हाट्स द डाउट? सर वो चार्ल्स लो का आपने वो बोला था ना कि नहीं सर सॉरी, बॉयल्स लो आपने बोला था ना, पीवी वर्सेस पी ग्राफ में बॉयल्स लो अप्लाई होगा, पर वो तो पी वर्सेस वी में नहीं होता। अरे भाई 3 ग्राफ किए हमने बॉयल्स के, जाके वीडियो देखो। बॉयल्स के 3 ग्राफ किए हैं, पी वर्सेस पी वर्सेस 1 बाय वी एंड पीवी वर्सेस पी। ओके हाँ, ओके वो ग्राफ देखो, करेक्ट? गुड, बहुत बढ़िया। चलो जितने भी बच्चे यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कि भाई सर ए जो है दैट विल बी इजी टू लिक्विफाई एंड बी जो है वो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा लिक्विफाई करना, करेक्ट? सो दिस इज मोस्ट इजी टू लिक्विफाई एंड दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, मोस्ट डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, करेक्ट है? 100%। अब सही है? सब लोग हैं क्लास के अंदर, सब लोग हैं? सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन। अरे भाई हमने सिंबल्स उल्टे लगा दिए हैं। लिक्विफिकेशन सबसे आसान इसका है, सो इजी टू लिक्विफाई, डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इज दैट क्लियर? श्योर है ये चीज? 100%। सो इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करो, z का वैल्यू दे देगा। अब इसके आगे और फर्दर एक चीज ऐड होने वाली है, तो प्लीज ये एकदम बढ़िया से ध्यान से समझ लीजिएगा। और यहां पर आपका z का डेफिनेशन आ जाता है, एंड दैट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस टू द आइडियल मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज z फॉर अ गिवन गैस। प्लीज ये ध्यान देना, ये डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैशटैग लगा लो। बिकॉज अगर मैं बात करूं कि पिछले 7 साल में मिड टर्म्स या फाइनल एग्जाम का अगर पेपर उठाओ 11th स्टैंडर्ड का, तो पिछले 7 साल में 5 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सिंपली बच्चे क्या करते हैं, ये डेफिनेशन एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिख के आते हैं। इट्स अ 1 मार्कर क्वेश्चन सपोज, तो उनको मिलता है हाफ मार्क। कोई बता सकता है क्यों? कोई बता सकता है क्यों? अब तो पता चलना शुरू हो चुका है। यस मोक्ष, बताओ क्यों? Sir, it is necessary to mention at constant temperature. हाँ ठीक है, दैट इज गुड, यहां पर लिख दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर भी हाफ मार्क मिला, क्यों? And sir, there is also a condition of variable temperature. नो, ये डेफिनेशन लिखने के बाद भी हाफ मार्क मिलेगा, क्यों? चलो हर्ष बताओ, सबको बताओ।
या हर्ष गो अहेड। सर यस हाँ सर, फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी ना, वी आर अपॉन वी आई। अरे मेरी जान, दिल जीत लिया। Z इज इक्वल्स टू V रियल बाय V आइडियल, ये लिखना भूलना नहीं। अच्छा, इसके साथ ये भी मेंशन कर देना Z इज इक्वल्स टू PV बाय NRT, और वहां से फिर लिख देना दिस इंप्लाइज Z इज इक्वल्स टू V रियल या V ऑब्जर्व्ड बाय V आइडियल, एंड दैट इज वेयर you are perfectly honorable to get a गिली पप्पी। ठीक है, वो गिली पप्पी आपको मिलेगी, वो गिली पप्पी देने के लिए आपके घर पे आएगा एग्जामिनर। परफेक्ट है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, Z वर्सेस P। ये Z वर्सेस P जो है वो दो तरीके से हमने देखा था। ये हमने देखा था फॉर वेरिएबल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जहां मैंने टेम्परेचर क्या लिया था 298 केल्विन, याद है टेम्परेचर क्या लिया था 298 केल्विन। अब ध्यान से देखना, ये बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एमसीक्यूज में। ऐसा एक ग्राफ दे देगा और यहां पर ये जो गैसेस है ना ये मिस कर देगा और उसकी जगह पे लिख देगा लेट्स से A B C एंड D। अब वो बोलेगा कि भाई बताओ कि कौन सबसे आसानी से लिक्विफाई हो सकती है, कौन सबसे आसानी से लिक्विफाई हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सबसे इजीली लिक्विफाई हो सकती है? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गिव द आंसर। इफ यू आर एबल टू गिव दिस आंसर दैट मींस यू हैव अंडरस्टूड द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हरिति बहुत बढ़िया, सुपर्ब, think about it। Kashish, think about your answer, think about your answer। देखो अभी भी कंफ्यूजन है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर गिविंग मी द आंसर एज डी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। दिमाग लगाओ, देखो सबसे पहले दिमाग लगाओ बच्चे, यहां ध्यान दो, सब लोग स्क्रीन पे ध्यान दो। Z इज इक्वल्स टू 1 मतलब आइडियल गैस का केस है ये, करेक्ट। आइडियल गैस से ऊपर जो ग्राफ दिख रहा है वो तो पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ है। अब वो पॉजिटिव डिविएशन है मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सीधा ही पता चल गया हमको। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या होता है? Z इज ग्रेटर देन 1। अरे हाँ कि ना? देखो स्टेप बाय स्टेप सोचो, Z इज ग्रेटर देन 1 तो ये दोनों केस A और B ये तो खत्म ही हो गए। तो जिन्होंने भी A और B आंसर दिया है वो तो वैसे ही कुछ सोच नहीं रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं। तुक्का मत मारो, कंसेप्चुअली समझो। A और B तो पॉजिटिव डिविएशन मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इन दोनों के बीच में तो रिपल्शन ज्यादा है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में। A के मॉलिक्यूल और B के मॉलिक्यूल, रिपल्शन बहुत ज्यादा है, कैन नॉट लिक्विफाई इजीली। बचा केस C और D का। अब C और D में देखो कि दोनों नेगेटिव डिविएशन दिखा रहे हैं, दोनों नेगेटिव डिविएशन दिखा रहे हैं, लेकिन 1 के रिस्पेक्ट में कौन ज्यादा नेगेटिव डिविएशन दिखा रहा है? बताओ जरा मुझे, कौन ज्यादा नेगेटिव डिविएशन दिखा रहा है? अगर मैं 1 से नीचे जाना शुरू करूं तो ये वैल्यू लेट सपोज आएगी 0.9, तो ये वैल्यू आएगी 0.6, आएगी कि नहीं? 1 से मैं नीचे जाना शुरू करूं तो ये वैल्यू 0.9 और ये वैल्यू 0.6। अब ये मत बोलना कि सर ये समझ नहीं आ रहा, नहीं तो 4th स्टैंडर्ड में मैं वापस भेजूंगा हाउ टू रीड अ स्केल, हाउ टू रीड अ स्केल कि भाई 0 के इस साइड नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, इस साइड पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ऐसे ही 1 के रिस्पेक्ट में इधर देखोगे दोनों साइड पॉजिटिव वैल्यूज हैं, लेकिन इस साइड पे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन। इस साइड पे देखोगे तो यहां पर पहले 0.9 आएगा, अरे भाई 0.9, ये आएगा 0.8, 0.7, 0.6। अब आंसर दो मुझे। देखो मनजोत सर एग्जाम में थोड़ी बैठे होंगे आपके साथ, अब सब लोग दे रहे हैं कि सर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सी विल बी द गैस विच इज गोइंग टू बी मोस्ट इजीली लिक्विफिएबल। इसको बड़े ही आराम से हम लिक्विफाई कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि इसका Z वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव डिविएशन दिखा रहा है। पॉजिटिव डिविएशन वाला केस तो पहले ही निकल जाएगा। अरे हाँ कि ना? समझ में आ रहा है ये चीज? प्लीज गिव मी अ थम्स अप टिल हियर। चलो कैमरा सब ऑफ हो गए, वापस से सब ऑफ हो गए। अरे भाई बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? पक्का? फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ क्या था? Z वर्सेस P
for a given gas at variable temperatures. Variable temperatures. Once again MCQ type question. Once again MCQ type question. ध्यान से देखो क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि भाई जितना लो टेम्परेचर रखोगे, जितना लो टेम्परेचर, उतना आपका जो गैस है वो रियल बिहेव करेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर कंडीशन पढ़ा है ना हमने, तो हाई टेम्परेचर करते करते जैसे जैसे हाई टेम्परेचर करोगे आपका गैस आइडियल बिहेवियर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और वही हमें यहां दिख रहा है, देखो ये वाला जो टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर है ये, T3 टेम्परेचर पे हमें दिख रहा है कि भाई ये मोस्ट रियल गैस, T2 पे कम रियल, T1 पे और कम, T0 पे बात करूंगा तो और कम हो जाएगा, T नेगेटिव में जाऊंगा तो ये और कम हो जाएगा। एक पॉइंट आएगा जहां पर आपका जो ग्राफ है, मैंने वहां वीडियो में भी बताया, वो ग्राफ ऐसे चलेगा, आइडियल बिहेवियर के साथ साथ ऐसे चलेगा, काफी काफी हद तक वो आइडियल बिहेव करेगा, काफी हद तक, करेक्ट। तो उस टेम्परेचर को हमने क्या नाम दिया था, व्हाट वाज दैट टेम्परेचर नोन एज, उस टेम्परेचर को हमने क्या नाम दिया था, द टेम्परेचर एट विच द रियल गैस स्टार्ट्स टू बिहेव एज आइडियल गैस। क्या नाम था उस गैस का, क्या उस टेम्परेचर का क्या नाम था, जल्दी से फटाफट से बता दो। वेरी नाइस शैली, बहुत बढ़िया। हर्ष बहुत अच्छे। अरे हरिति कहाँ पहुंच गई, या वेरी नाइस मोक्ष, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन मार्कर डेफिनेशन। ये आप ऐसा मत समझो कि जहां पर सर बोल रहे हैं वन मार्कर है वहां पर वन मार्कर क्वेश्चन ही आएगा, नहीं, यहां पर ऐसे 5 मार्कर क्वेश्चन बनता है, ABCDE ऐसे, उसमें से कोई एक पार्ट में वो ये डेफिनेशन पूछ लेगा। ऐसे ही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का भी कोई एक पार्ट में पूछ लेगा, तो फंस जाओगे। इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया, द टेम्परेचर इज नेम्ड एज बॉयल्स टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द रियल गैस स्टार्ट्स टू बिहेव एज आइडियल गैस। देखो ये वर्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, देखो यहां पर मैंने बोला था फॉर अ वेरी वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इट विल बिहेव एज आइडियल एंड देन इट विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव डिविएशन। सो फॉर अ वेरी वाइड range of temperature it is behaving as ideal gas, that is known as Boyle's temperature or sometimes also known as Boyle's point। तो कई बार डेफिनेशन में वो ऐसा भी कंफ्यूज करने के लिए कर सकता है, डिफाइन बॉयल्स पॉइंट, फंस जाओगे। फंसना नहीं है यार, मनजोत सर के स्टूडेंट हो तुम लोग, एकदम स्मार्ट, ऑलरेडी स्मार्ट हो, मनजोत सर के आने पे और स्मार्ट हो गए हो, है कि नहीं, क्लियर है ये चीज। अरे मैं अपनी तारीफ करने पे छोड़ूंगा नहीं कभी भी, टेंशन मत लो, इज दैट ओके, चल ओके। हक बनता है भाई, हक बनता है, इतना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं आप पे, हाँ इतना एनर्जी लगा रहे हैं आप पे, चल यहां पर। तो अब कहानी आ चुकी थी कि भी हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पता चल चुका था, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, व्हिच गिव्स यू द एक्सटेंट ऑफ डिविएशन, है ना, रियल आइडियल गैस से एक्चुअली में गैस कितना डिविएट हो रही है वो हमको Z बताता है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि अगर आइडियल गैस हाइपोथेटिकल है तो PV इज इक्वल्स टू NRT का क्या बेसिस रह गया। अगर आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो PV इज इक्वल्स टू NRT का बेस क्या रह गया, ये तो खत्म ही हो गई इक्वेशन, है कि नहीं। मैं यहां पर ऐसा बोलूंगा नहीं, जितने भी बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि सर अभी तक हमने जो पढ़ा वो तो फिर वेस्ट हो गया, अरे नहीं बाबा वेस्ट नहीं हुआ। आप समझो, आप अगर क्रॉल करना नहीं सीखते हो तो क्या आप सीधा चलना सीख लेते हो, नहीं। आप चलना नहीं सीखते हो तो क्या सीधा दौड़ना सीख लेते हो, नहीं। you understand the basics, right? You understand from where actually the story of gas equation started। उस टाइम पे जब उनके पास मशीन्स नहीं थी या उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं था, तब उन्होंने ये सब चीजें हमें दी। सो इट्स अ ग्रेट रिसर्च। और उन्होंने बताया कि भाई ये देखो इतना काम हमने कर लिया है, आपको इसके ऊपर जाके काम करना है, आपको इसके ऊपर जाके काम करना है। तो उन्होंने टाइम बचाया ना भाई, उन्होंने ऑलरेडी आपको इस इक्वेशन तक पहुंचा दिया है। वो बोले अब इस इक्वेशन के अंदर करेक्शंस कर लो और अपनी रियल गैस इक्वेशन निकाल लो। गेटिंग द पॉइंट। तो बस यही था एडवांटेज
आइडियल गैस इक्वेशन का। एंड बच्चे, गुड न्यूज फॉर यू पीपल इज कि रियल गैस इक्वेशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, बोर्ड लेवल पे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। ऑल द न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन आइडियल गैस। इज दैट क्लियर? आइडियल गैस एंड कंबाइंड गैस इक्वेशन उसी के ऊपर बेस्ड होंगे। सो डोंट वरी, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट ही है इस चैप्टर का। सो सेलिब्रेशंस ऑब्वियसली, राइट? बड़े आगे, कैन वी गो अहेड? रियल गैस इक्वेशन देखें। चल, रियल गैस इक्वेशन देखते हैं एंड नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं। अरे बाप सर, ये क्या हो गया? अरे बिल्कुल सही, आइडियल गैस इक्वेशन को रिकॉल करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर क्या था आइडियल गैस इक्वेशन? इट सेड दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू n इंटू आर इंटू टी, है ना? सबको पता है P का मतलब यहां पर होता है प्रेशर, V का मतलब होता है वॉल्यूम, N का मतलब होता है मोल्स, R का मतलब होता है, अच्छा ये कैपिटल आर है भाई, ये कैपिटल आर है, प्लीज स्मॉल आर नहीं है, ये कैपिटल आर है। R का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना? और ये T भी कैपिटल है, क्यों छोटा लिख दिया मैंने, ये T भी कैपिटल है। दिस इज नथिंग बट टेम्परेचर। कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है कि ये जो मैंने इस वक्त लिखा है स्क्रीन पे, अगर ये 1 मार्कर में आपको पूछा जाए कि भाई पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में व्हाट आर द वैल्यूज, व्हाट आर द वेरिएबल्स सिग्निफाइंग, और मैं ऐसे लिख के आता हूं कि P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है, तो भी मुझे 1 में से हाफ क्यों मिलता है? कोई बता सकता है मेरे को? तो भी मुझे 1 में से हाफ क्यों मिलता है? देखो मैं क्लास में ही डिस्कस कर दूंगा कहां आप गलतियां करोगे। छोटी सी गलती है, माइनर सी मिस्टेक। व्हाट इज दैट? लेट्स सी, देखते हैं कितने बच्चे इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। कुशल त्रिवेदी, यस बोलो। सर क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू चेंज होगी। नहीं, आर तो वी हैव टू जस्ट टेल व्हाट डज दैट वेरिएबल सिग्निफाई। मैंने सिग्निफाई कर दिया, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज मोल्स, गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एंड टेम्परेचर। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स परफेक्ट है, ठीक है, मोल्स की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स लिखा है तो भी हाफ मार्क मिलेगा। क्यों? सोचो, खुद दिमाग लगाओगे ना तो कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं ये बता चुका हूं, मैं रिपीटेडली ये चीज बता चुका हूं कि टी को कभी भी टेम्परेचर मत लिखो। क्या लिखना है? टी को क्या लिखना है? हिंट दे दिया मैंने, हिंट दे दिया। टी को क्या लिखना है? नेवर राइट इट एज टेम्परेचर। व्हाट यू हैव टू राइट नाउ? चार्ल्स लॉ में हमने ये चीज पढ़ी थी। टी को क्या लिखना है? व्हाट यू हैव टू राइट? टी इज नॉट टेम्परेचर, उसके आगे एक वर्ड लगेगा, टी के आगे एक वर्ड लगेगा, टेम्परेचर के आगे एक वर्ड लगेगा। याद करो, याद करो। वेरी नाइस कुशल, बहुत बढ़िया। कुशल हैज गिवन द राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। हर्ष, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुपर्ब, बहुत बढ़िया। एक वर्ड लगेगा टेम्परेचर के आगे। यस हरिति, बताओ बताओ क्या वर्ड लगेगा? हाँ, नहीं नहीं, वो तो यूनिट है उसका, मैं बोल रहा हूँ वर्ड लगेगा, उसके आगे वर्ड लगेगा और वो वर्ड है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या वर्ड है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और यहां पर आप हाफ मार्क अपने खो दोगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कहीं पे भी सिंगल टी टेम्परेचर के फॉर्म में दिखता है, साइंस की दुनिया में कहीं पे भी दिखता है, यू विल नेवर कॉल इट टेम्परेचर, यू विल ऑलवेज कॉल इट absolute temperature. Why? Because we always talk on the Kelvin scale, we never talk on the degree Celsius scale. Perfect है? बोलो, मजा आया यहां तक? अरे सो रहे हैं यार, 2 ही बच्चे हैं खाली जो थम्स अप दे रहे हैं, बाकी तो बस सो रहे हैं, मजे ले रहे हैं सर के। कमान कमान, गेट अप। गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी थी वो ये थी कि हमें आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर क्या फॉल्ट्स थे वो ढूंढना है। सी, अंडरस्टैंड व्हाट वर द फॉल्ट्स इन आइडियल गैस इक्वेशन। तो वो 2 फॉल्ट आपकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर थे। कौन सी थ्योरी? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, केटीजी जिसको हम प्यार से बोलते हैं।
the first faulty postulate was, आपको याद होगा मैंने केटीजी के अंदर भी ये चीज बोली थी कि भाई ये चीज आइडियल के लिए फॉलो होती है लेकिन रियल गैसेस के लिए फॉलो नहीं होती है. The first one was that the volume of the molecules in case of ideal gases was considered as much negligible compared to the whole volume of the gas. मतलब यहां पर मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो माना गया, ऑलमोस्ट जीरो. बट वो पॉसिबल नहीं है. आप खुद दिमाग लगाओ यार. अगर यहां पर एक पिस्टन है, लेट्स सपोज ये पिस्टन है और यहां पर मैंने कोई गैस रखी हुई है, सपोज करो. अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आप गैस का वॉल्यूम जितना भी कर दो. गैस का वॉल्यूम मतलब देखो मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, गैस का वॉल्यूम मतलब ये कंटेनर का वॉल्यूम, करेक्ट. अब सपोज करो मैंने ये पिस्टन को नीचे ले गया, सपोज करो मैं पिस्टन को यहां ले आया, तो अब गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये गैसियस पार्टिकल सब यहां आ जाएंगे. मैं और नीचे ले गया तो गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और पार्टिकल्स और कंप्रेस हो जाएंगे. अब अगर ये चीज ट्रू है, इफ दिस इज ट्रू माय डियर फ्रेंड्स, इफ दिस इज ट्रू, देन wouldn't be the case that when I am compressing this with the help of piston, my piston would touch down over here. It should touch down on the container. It should, according to the ideal gas, it should, है ना, होना चाहिए. बट क्या एक्चुअली में होता है ऐसा? Can you actually touch down the piston? No, you cannot. You cannot, because एक certain point of pressure के बाद अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई फोर्स ऑफ रिपल्शन आना शुरू हो जाता है. क्या आना शुरू हो जाता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, है कि नहीं? तो वो एक सर्टेन वॉल्यूम के बाद, ध्यान से मेरी लैंग्वेज को सुनो, एक सर्टेन वॉल्यूम के बाद एक मॉलिक्यूल जो है, लेट्स सपोज इफ दिस इज अ मॉलिक्यूल, तो उसका कुछ एरिया है जिस एरिया के अंदर वो दूसरे मॉलिक्यूल को आने की परमिशन नहीं दे रहा है. क्यों? क्योंकि वसव बोलता है यार मेरे को अपने हाथ मूव करने हैं. याद आया? वसव को लिया था हमने एग्जांपल में, मेरे को अपने हाथ मूव करने, मेरे को अपना स्पेस चाहिए. एक हद तक तू मेरे पास आ रहा है, बहुत बढ़िया है, मुझे मजा आ रहा है, लेकिन इस हद के बाद अगर तू अंदर घुसेगा तो भाई हो सकता है मुक्का लात पड़ जाए तेरे को, बिकॉज दिस इज माई एरिया, है कि नहीं? आपको इस एरिया के बाहर रहना पड़ेगा. आई वॉन्ट टू रोटेट माई हैंड्स, आई वॉन्ट टू मूव फ्रीली इन दैट एरिया. तो भाई ये जो वॉल्यूम, ध्यान से देखो, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो हम बोल रहे हैं कि नेग्लिजिबल है, क्या वो एक्चुअली में है? नहीं है, है ना? तो यहां पर ये जो वॉल्यूम का फैक्टर आइडियल गैस इक्वेशन में लिया है, यूजिंग दिस पोस्टुलेट, वो एक्चुअली में कुछ गड़बड़ है उसके अंदर. क्या गड़बड़ है वो देखते हैं. जस्ट इन अ मिनट वी आर सीइंग दैट, करेक्ट. फिर दूसरा चीज हमने क्या देखा था? दूसरा चीज हमने देखा था कि भाई देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नो फोर्स ऑफ रिपल्शन. दिस वाज द पोस्टुलेट कि भाई दो मॉलिक्यूल्स हैं अगर मेरे गैस के, तो उन दोनों के बीच में ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन है. माय गॉड, हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज 100% नॉट पॉसिबल. पॉसिबल ही नहीं है यार ये चीज. ये दिमाग लगता है हमारा, कॉमन सेंस है ये, कि भाई अब हमें पता है कि हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं, और लिक्विड जो होता है उसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी तो वो लिक्विड के फॉर्म में है. हमने स्लाइड नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, सॉलिड लिक्विड गैसेस के अंदर, है कि नहीं? तो बस ये पॉइंट जो था वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड दीज वर द टू पोस्टुलेट्स. मेरे बच्चे, मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे, ये ध्यान से रखना, ये दो फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं. किसके? केटीजी के, जो उन्होंने अज्यूम किए थे, बट वो बिल्कुल गलत साबित हुए. एक्सपेरिमेंटली वो बिल्कुल ही गलत थे. तो हमें दिख गया कि भाई देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे इफेक्ट करेगा? ऑब्वियसली प्रेशर पे इफेक्ट करेगा. और देयर इज सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, वो किस पे इफेक्ट करेगा? वॉल्यूम ऑफ द गैस पे इफेक्ट करेगा. आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर और वॉल्यूम, ये दो टर्म्स हैं जिनके अंदर करेक्शन की जरूरत थी. तो बस
साइंटिस्ट जुड़ गए। जैसे ही ये चीज पता चली, साइंटिस्ट जुड़ गए, और वो साइंटिस्ट जिन्होंने सक्सेसफुली बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमको रियल गैस इक्वेशन बताया, उनका नाम था वैन डर वाल्स। और इस रियल गैस इक्वेशन को कई बार वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन भी बोला जाता है, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन भी बोला जाता है, या वैन डर वाल्स रियल गैस इक्वेशन भी बोला जाता है। परफेक्ट है, यहां तक क्लियर? थम्स अप। ये बहुत जरूरी था। फॉल्टी पोस्टुलेट्स, ये आता है 1 मार्कर क्वेश्चन, कई बार ऐसा ही आता है। व्हाट वर द फॉल्टी पोस्टुलेट्स और व्हाट वर द पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी व्हिच आर नॉट ट्रू फॉर रियल गैसेस? तो ये वो दो थे, बाकी सारे रियल गैसेस के लिए भी हैं, बट ये दो पोस्टुलेट्स थे 100% क्या हो गए? फेल हो गए। तो यहां पर अब क्वेश्चन आ चुका था कि सर अब हमें दोनों करेक्शंस क्या हैं वो बता दो। तो वो 2 करेक्शंस पहले हम करेंगे, कैसे बने वो करेक्शंस वो भी बताएंगे, और उसके बाद आपको आइडियल गैस इक्वेशन से रियल गैस इक्वेशन कैसा दिखता है वो दिखाएंगे। करेक्ट है? 100%। 2 करेक्शंस, प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। ऑन द स्क्रीन कीप योर पेन्स इन योर हैंड एंड कीप राइटिंग डाउन द पॉइंट्स व्हिच आई टेल यू। ठीक है, अब यहां ध्यान देना। सबसे पहला करेक्शन इन वॉल्यूम, वो करेक्शन का एन नीचे चला जा चुका है, कोई बात नहीं। करेक्शन इन वॉल्यूम, करेक्ट, पहला करेक्शन कर रहे हैं। तो करेक्शन इन वॉल्यूम क्या है समझते हैं। देखो स्क्रीन पे देखो, जब मैं बोलूं लिखना है तब लिखना। अभी स्क्रीन पे देखो, मैं समझा रहा हूं। स्क्रीन पे देखो, सब लोग देखो स्क्रीन पे। एवरीवन पुट ऑन योर कैमरास, कम ऑन, बी क्विक, चलो जल्दी से। करेक्शन इन वॉल्यूम को समझाने के लिए मैं एक सिस्टम लेके आता हूं आपके सामने। ध्यान से देखो, देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ कंटेनर इन फ्रंट ऑफ यू। इस कंटेनर के अंदर मैंने डाल दिए हैं कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स। ऑब्जर्व, क्या डाल दिए मैंने? कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स। कितने हैं? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मैंने डाल दिए। आप एक्चुअली मॉलिक्यूलर लेवल तक जा नहीं पाओगे, आप तो कुछ मोल्स ऑफ गैस डालोगे या कुछ मास ऑफ गैस डालोगे। हम इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ रहे हैं, जस्ट एक्सप्लेनिंग यू एट द मॉलिक्यूलर लेवल। एक्चुअली में आप डालोगे कुछ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है ना? परफेक्ट है, 100%। अब ध्यान से देखो, ये जितने भी गैसियस पार्टिकल्स हैं यहां पर, ये गैसियस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन द entire volume of the container, है कि नहीं? Is this statement true or false? I would say this statement over here is a big false. Why? देखो मैं ध्यान से समझाता हूं आपको। मैंने अभी समझाया कि हम 50 बच्चे, 50 तो रहे ही नहीं, अब 39 ही रहे हैं। So we 39 students are there in a particular volume, correct? और उस वॉल्यूम को मैं धीरे छोटा करते जा रहा हूं, तो एक पॉइंट के बाद जो एक पार्टिकल है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन देना शुरू कर देगा। तो मतलब उस एरिया के अंदर, उस वॉल्यूम के अंदर दूसरा पार्टिकल जो है, क्या वो मूव कर सकता है फ्रीली? नहीं, क्योंकि वहां पर तो फोर्स ऑफ रिपल्शन आ जाएगा, है कि नहीं? तो इस चीज को समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इन सारे पार्टिकल्स को पकड़ा और इनको एक कॉर्नर में ले गया। देखो कहां ले गया मैं? एक कॉर्नर में ले गया। अब अगर मैं बात करूं तो ये पूरा जो कॉर्नर है वो एक्चुअली में जो नए गैस के पार्टिकल्स में डालूंगा वो इस वॉल्यूम में तो मूव कर सकते हैं, लेकिन वो इस वॉल्यूम में मूव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज बीन ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्यूम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो कि आइडियल गैस के केस में नेग्लिजिबल माना गया था। तो अगर मैं बात करूं कि आपका जो रियल वॉल्यूम होगा, प्लीज ऑब्जर्व दिस, आपका जो रियल वॉल्यूम होगा गैस का, वो एक्चुअली आइडियल वॉल्यूम जो है उसमें से कुछ वॉल्यूम V सब्ट्रैक्ट करता हुआ होगा। चलो उसको V डैश ले लेते हैं, हाँ कि ना? ये वॉल्यूम जो है वो आप यूज नहीं कर सकते ना, तो बेसिकली ये आपका आइडियल वॉल्यूम था। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये आपने अज्यूम किया हुआ था, करेक्ट? लेकिन एक्चुअली में वो चीज
नहीं है। रियलिटी में एवरी मॉलिक्यूल हैज इट्स ओन वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम के बियॉन्ड वो पार्टिकल को अपनी बाउंड्री के अंदर नहीं आने देगा। करेक्ट, करेक्ट। और वैंडरवॉल ने वो ही वॉल्यूम, ये जो वी डैश है ना, वो ही वॉल्यूम निकाला फॉर 1 मोल ऑफ गैस, कि भाई कितना वॉल्यूम है जो आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। आप बोल रहे हो ना कि नेग्लिजिबल है, लेकिन एक्चुअली में वो नेग्लिजिबल है नहीं। तो कितना वॉल्यूम है? तो ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे, सर एक स्फेरिकल पार्टिकल का जो वॉल्यूम होगा वही तो वॉल्यूम होगा जो एक गैसियस पार्टिकल क्या करेगा, अपने आप से दूर रखेगा। मतलब दूसरा पार्टिकल यहां तक आ सकता है लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं आ पाएगा। आप लोग यही सोच रहे हो, है कि नहीं? लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे, यहां आप बिल्कुल ही गलत हो चुके हो। वैंडरवॉल ने क्या बोला? वैंडरवॉल बोला कि देखो तुम कितना वॉल्यूम एक्सक्लूड कर रहे हो, कितना वॉल्यूम तुम नेग्लेक्ट कर रहे हो। एक वॉल्यूम ऑफ लेट्स से एक पार्टिकल, स्फेरिकल पार्टिकल ऑफ रेडियस r, तो इस स्फेरिकल पार्टिकल के 4 टाइम्स द वॉल्यूम। ध्यान से सुनिएगा, अगर इस स्फेरिकल पार्टिकल का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, तो इसका 4 टाइम्स द वॉल्यूम, ये वो बाउंड्री है जिसके बियॉन्ड दूसरा पार्टिकल अंदर नहीं आ पाएगा। आप सोचो मेरे बच्चे, इतना वॉल्यूम जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर नेग्लिजिबल माना गया था, विच इज नॉट ट्रू। कितना? 4 टाइम्स द वॉल्यूम। और ये मैं प्रूव कर सकता हूं आपको, आई कैन वेरी इजिली प्रूव। यहां पर देखो, सपोज करो देयर इज वन पार्टिकल ओवर हियर, थोड़ा बड़ा किया है पार्टिकल को मैंने समझाने के लिए, एंड देयर इज अनदर पार्टिकल ओवर हियर। करेक्ट? Let's suppose the radius of this is r and the radius of this is also r. अब ऑब्जर्व मेरे बच्चे, प्लीज कंसंट्रेट ऑन द स्क्रीन। देखो मैं प्रूव कर रहा हूं कैसे वैंडरवॉल ने प्रूव किया कि 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इज एक्चुअली व्हाट यू आर नेग्लेक्टिंग। करेक्ट? इतना वॉल्यूम आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। करेक्ट? वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो मतलब वी आइडियल में से उतना वॉल्यूम आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उतना वॉल्यूम मॉलिक्यूल का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया यहां पर, मैंने दिस इज द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। इसके बियॉन्ड तो वो नहीं आ पाएंगे ना, ओवरलैप थोड़ी करना शुरू कर देंगे। वो दोनों एक दूसरे के मैक्सिमम क्लोज जो है वो इतना आ सकते हैं, मैक्सिमम क्लोज। मैंने मैक्सिमम कंसीडरेशन ले लिया और मैंने इस पूरे पार्ट को, देखो इस पूरे पार्ट को क्या मैं बोल सकता हूं, दिस इज 2r, आई कैन से r प्लस r, इसको मैं 2r बोल सकता हूं। इस 2r यहां पर मैंने कंपास रखा, इस 2r का रेडियस बनाते हुए मैंने एक सर्कल बना दिया। क्या बना दिया मैंने? एक सर्कल बना दिया। और इस बड़े सर्कल का रेडियस अब हो जाएगा कैपिटल R। क्या हो जाएगा? कैपिटल R। अब ऑब्जर्व करो, इस बड़े वाले सर्कल का अगर आप वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ द बिगर सर्कल, मैं ऐसा लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ द बिगर सर्कल, प्लीज ऑब्जर्व दिस, तो वो हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। होगा कि नहीं? 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, बिकॉज ये कैपिटल R था और कैपिटल R मुझे पता है दैट इज 2 टाइम्स द स्मॉल r, जो आपके मॉलिक्यूल्स का रेडियस है, जो आपके मॉलिक्यूल्स का रेडियस है उसके 2 टाइम्स आपका कैपिटल R है। दिख रहा है ना मेरे बच्चे, है कि नहीं? तो यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर इसको 2 स्मॉल r का क्यूब लिखूं, ध्यान से देखना, तो ये मेरे पास इक्वेशन बनेगा 8 टाइम्स 4/3 पाई r क्यूब। ये जो पूरा है, ध्यान से देखो, ये जो पूरा है, दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। क्लियर है ये चीज? वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो आपको दिख रहा है कि भाई ये जो वॉल्यूम आप नेग्लेक्ट कर रहे थे वो एक्चुअली में 8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल आ रहा है। सर अभी अभी आपने 4 टाइम्स बोला था, क्यों बोला था वो बता रहा हूं। देखो यहां पर ये 8 टाइम्स v जो आया है वो 2 पार्टिकल्स को कंसीडर करके आया है, 2 पार्टिकल्स का एरिया निकाला है, वॉल्यूम निकाला है।
2 का अगर 8v है तो 1 का कितना होगा 4v, 1 का कितना होगा 4v, और ये जो 4v उन्होंने निकाला, ये जो 4v उन्होंने निकाला, इसको वैंडरवॉल ने नाम दिया एज बी। क्या नाम दिया मेरे बच्चे? बी। तो उन्होंने बोला कि भाई एक्चुअल वॉल्यूम जो है, ध्यान से देखना, एक्चुअल वॉल्यूम जो है गैस के पास वो एक्चुअली V आइडियल वॉल्यूम माइनस B है, और B का वैल्यू क्या है? 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल, 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ऑब्जर्व दिस इक्वेशन he found for 1 mole of gas। ऐसे ही अगर मेरे पास n मोल्स ऑफ गैस होते तो, ऐसे ही मेरे पास n मोल्स ऑफ गैस होते तो ये B को मैं सिंपली n से मल्टीप्लाई कर देता। किससे मल्टीप्लाई कर देता? n से। 1 मोल के लिए अगर B इज द नेग्लिजिबल वॉल्यूम जो आपने नेग्लेक्ट किया था, तो n मोल्स के लिए वो NB हो जाएगा, है कि नहीं? n मोल्स के लिए वो NB हो जाएगा। तो बस यहां पर आ गया कि भाई एक्चुअल वॉल्यूम जो आपको लेना है किसके अंदर? आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर। करेक्टेड वॉल्यूम, इसको मैं क्या नाम दूंगा? करेक्टेड वॉल्यूम जो आपको लेना है, एक्चुअल वॉल्यूम या फिर करेक्टेड वॉल्यूम, दैट विल बी नथिंग बट V माइनस ऑफ NB, V माइनस ऑफ NB, where B is nothing but known as van der Waals constant, known as van der Waals constant for volume correction, van der Waals constant for volume correction। प्लीज मेक श्योर जितने पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूं वो लिखते चले जाइएगा मेरे साथ, या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस में से ये नोट डाउन करते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज बी सिग्निफाई, ऐसा पूछता है, तो दैट सिग्निफिकेशन इज दैट वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम करेक्शन है, पहली चीज वो क्या है वो। दूसरा उसका सिग्निफिकेंस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट डज एक्चुअली बी सिग्निफाई? बी सिग्निफाइज द excluded volume, B signifies the excluded volume, जो आइडियल गैस ने एक्सक्लूड किया हुआ था वो हमने यहां पर इंक्लूड किया, करेक्टेड वॉल्यूम फैक्टर निकाला। सो B signifies excluded volume, this is the word you have to use। हैशटैग लगाते जा रहा हूं, जहां जहां पे भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हैशटैग्स लगाते जा रहा हूं मैं। परफेक्ट है 100%। और कैसे क्वेश्चंस आएंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वो भी बता रहा हूं, टेंशन मत लो, सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन यहां पर रहना, यहां पर रहना। क्या जिसने भी चैट बॉक्स में डाउट पूछा, आई विल टेक योर डाउट इन सम टाइम, ओके? अभी ये फ्लो में पहले कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद मैं आपसे आराम से बैठ के डिस्कस करूंगा। सो व्हाट इज बी? बी इज नथिंग बट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। सिग्निफिकेंस, B है क्या? B is van der Waals constant for volume correction, van der Waals constant for volume correction। परफेक्ट है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूनिट्स ऑफ B। क्या है B का यूनिट, क्या होगा? अब मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूं, देखो मुझे पहले B देखना पड़ेगा कि B का इक्वेशन क्या है, तो V इज इक्वल्स टू NB, करेक्ट? जो मेरा ये वॉल्यूम का यूनिट होगा वही मेरा NB का यूनिट होना चाहिए, तभी तो दोनों वैल्यूज को मैं सब्ट्रैक्ट कर पा रहा हूं। दो वैल्यूज को ऐड कब कर पाते हो, या सब्ट्रैक्ट कर कब? 5 किलोमीटर में से 5 मिनट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? कैन यू डू दैट? नो। कैन यू सब्ट्रैक्ट 5 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर? यस यू कैन डू दैट, है ना, क्योंकि दोनों किलोमीटर्स में है। सिमिलरली अगर ये दो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, मतलब वॉल्यूम का यूनिट इज इक्वल्स टू NB का यूनिट, करेक्ट? अब इसमें से B का इक्वेशन निकालो। B का इक्वेशन क्या हो जाएगा? B का इक्वेशन हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोल्स। वॉल्यूम का SI यूनिट बताओ मुझे कोई, वॉल्यूम का SI यूनिट मीटर क्यूब। SI यूनिट की बात की मैंने, SI यूनिट मीटर क्यूब, और मोल्स का यूनिट तो मोल ही होता है। सो मीटर क्यूब पर मोल इज योर SI यूनिट ऑफ B।
अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है ना, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ बी, तो आप लिख के आओगे मीटर क्यूब पर मोल। लेकिन अगर आपको जनरल क्वेश्चन पूछ दिया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ बी, तो आप मोस्ट यूज्ड यूनिट दोगे, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम का यूनिट हम लीटर्स लेते हैं और मोल्स तो मोल्स ही रहता है, तो लीटर पर मोल लिख रहा हूं मैं, इज द मोस्ट यूज्ड यूनिट। मीटर क्यूब मोस्ट यूज क्यों नहीं है? बिकॉज बहुत बड़ा यूनिट है वो। इज दैट क्लियर? तो वो यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, प्लस गैसेस के केस में वॉल्यूम्स जनरली, फ्लूइड्स के केस में जनरली आई वुड से, इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस वॉल्यूम इज टेकन इन लिक्विड्स नॉट इन मीटर क्यूब। करेक्ट है? परफेक्ट है? 100%? यहां तक समझ में आया? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। यहां तक समझ में आया? यहां तक वॉल्यूम करेक्शन कैसे आया वो समझ में आया? गुड, बहुत बढ़िया। और वो वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर क्या था? बी का एक्चुअल, व्हाट इज बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, कितना एक्सक्लूडेड है? 4 टाइम्स द वी। यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं नीचे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना है भाई? 4 टाइम्स ऑफ वी। व्हाट इज वी ओवर हियर? वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां हैशटैग्स लगा दिए बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये यूनिट्स पूछे जाते हैं पूरे स्क्रीन पे, जहां पर भी हैशटैग दिखे वो पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। इज दैट क्लियर? 100%? आगे बढ़े, लेट्स डू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज नथिंग बट द फाइनल करेक्शन, द प्रेशर करेक्शन। चलो बढ़ते हैं प्रेशर करेक्शन की तरफ। वंस अगेन एन नीचे जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने को पता है द स्लाइड इज करेक्शन इन प्रेशर। अब सब लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, सब लोग स्क्रीन पे ध्यान दो। करेक्शन इन प्रेशर थोड़ा सा मजेदार वाला चीज है, तो इसलिए यहां ध्यान देना। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक सिस्टम को लेके आता हूं। ये सिस्टम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो प्लीज ऑब्जर्व दिस, जो कि एक आइडियल गैस सिस्टम है। मैंने अज्यूम किया है कि एक आइडियल गैस सिस्टम है। अब केटीजी क्या बोलता है? केटीजी बोलता है कि भाई आइडियल गैस सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन है और ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन है और ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। करेक्ट है? यही चीज बोलता है, यही चीज बोलता है केटीजी। करेक्ट? तो मतलब अगर मैं ये मॉलिक्यूल, देखो ये मॉलिक्यूल मैंने हाईलाइट किया रेड में, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं और ये अगर फोर्स एफ से मूव कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये अगर फोर्स एफ से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो ऑब्जर्व, तो ये एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे स्ट्राइक करेगा एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज ओनली नथिंग बट डिफाइंड एज प्रेशर ऑफ दैट गैस इन दैट सिस्टम। हम पढ़ चुके हैं ये चीज, प्रेशर ऑफ दैट गैस इन दैट सिस्टम इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। मेरी स्क्रीन पे भी देखिएगा, ये आपका यूनिट एरिया है, ये पार्टिकल आया, पार्टिकल आते धमाम करके टकरा गया इसके साथ, ये जो टकरा रहा है, दिस इज नथिंग बट force exerted by the gas molecules on this unit area and that is nothing but pressure. Perfect है? Clear है? अब ध्यान से देखना, इस प्रेशर को मैंने नाम दिया, इस प्रेशर को मैंने नाम दिया P आइडियल प्रेशर। ऑब्जर्व दिस, बहुत छोटा सा माइनर सा मिस्टेक होएगा आपसे, तो प्लीज यहां पर ध्यान देना। आइडियल प्रेशर है, ये मेरा आइडियल प्रेशर है, जो कि एक्चुअली में होता ही नहीं है, बिकॉज फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों एप्लीकेबल हैं इन केस ऑफ रियल गैस सिस्टम्स। तो चलो बढ़िया से, बहुत अमेजिंग तरीके से हम यहां पर दूसरा सिस्टम रिकॉल करते हैं एंड दैट इज नथिंग बट योर रियल गैस। अब ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, पहले समझ लो फिर उसके बाद करना, ठीक है? क्या बोलता है वो बोलता है कि रियलिटी में अगर आप एक गैस पार्टिकल को देखते हो सिस्टम के अंदर, तो वो कुछ F4 से टकराता, कुछ F4 से टकराने वाला था जब बाकी के पार्टिकल्स उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। इमेजिन करो कि आप एक रेस दौड़ रहे हो, ठीक है? आप एक रेस दौड़ रहे हो, लेट्स से द्विज है हमारे साथ और द्विज
फिनिश लाइन के एकदम पास में पहुंच ही गया था और मनजोत सर ने उसकी टी शर्ट को पकड़ लिया। अब वो कितना भी फोर्स लगा ले, क्या वो उस एनर्जी से स्टॉप लाइन पे पहुंचेगा जिस एनर्जी से वो एक्चुअली पहुंचने वाला था? नहीं, उसको उसको थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा टू रीच देयर। क्यों? क्योंकि मनजोत सर ने पीछे से उसको पकड़ा हुआ है कि नहीं? है कि नहीं? तो वही चीज यहां पर है मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। ये जो गैस पार्टिकल है यहां पर, ये टकराने वाला था एफ फोर्स से, दैट वुड हैव बीन द आइडियल प्रेशर, बट बाकी के गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्होंने इस पार्टिकल को पकड़ा हुआ है विद अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। करेक्ट? तो यहां पर साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि ये जिस आइडियल प्रेशर से, प्लीज ऑब्जर्व दिस, ये जिस आइडियल प्रेशर से टकराने वाला था उसके कंपैरेटिवली आपको जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम दिखेगा। गेटिंग द पॉइंट? यहां पर फ्री मूवमेंट था, यहां पर फ्री मूवमेंट था, सीधा भाग के टकराने वाला था वो। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर दूसरे वाले केस में क्या हुआ कि भाई बाकी के पार्टिकल्स ने उसको पकड़ के खींच के रख लिया। अब रख लिया तो वो जिस प्रेशर से यहां पर टकराने वाला था उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा प्रेशर कम नजर आएगा आपको, है कि नहीं? आइडियल प्रेशर जो है, यहां पर जो मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, आइडियल प्रेशर जो है इट वुड बी ग्रेटर देन द ऑब्जर्व्ड प्रेशर। ये आपका ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, ये आपका ऑब्जर्व प्रेशर है केस नंबर 2 में, और केस नंबर 1 में आइडियल प्रेशर है। तो दिमाग दौड़ रहा है ना कि भाई ये मेरा मॉलिक्यूल जा रहा था, ये मेरा मॉलिक्यूल जा रहा था और टकराने वाला था, मेरे हाथ के साथ टकराने वाला था, लेकिन हुआ क्या? पीछे से मेरे दूसरे हाथ ने या दूसरे बंदे ने मेरा हाथ पकड़ के रखा हुआ है। तो जिस फोर्स से मैं टकराने वाला था उस फोर्स के रिस्पेक्ट में मेरा ये जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, है कि नहीं? वो फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। तो बस यही चीज यहां पर वैन डर वाल्स ने बोली। वो बोला कि भाई प्रेशर के अंदर करेक्शन की जरूरत है। और क्या है वो करेक्शन? ध्यान से देखो, आइडियल प्रेशर जो है, जो हम पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में लेते हैं, उसमें आपको ऑब्जर्व्ड प्रेशर तो लेना ही है जो आपको यहां पर सिस्टम में दिखेगा। कैसे दिखेगा ऑब्जर्व्ड प्रेशर? कोई बताएगा? व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू see the system's pressure, gaseous system's pressure? What is the system? What is the instrument used? फटाफट बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज नहीं हो जाना। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, दो ऑप्शन है, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। दीज आर द टू ऑप्शंस, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। कौन सा है वो? मैनोमीटर। बहुत बढ़िया, मैनोमीटर है ना। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैंने मैनोमीटर को कनेक्ट किया, यू शेप मैनोमीटर होता है ना मेरे बच्चे, ऐसा होता है यू शेप मैनोमीटर। तो मैनोमीटर को कनेक्ट किया तो मेरा ऑब्जर्व्ड प्रेशर तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि आपको ये इंटरनल सिस्टम का जो प्रेशर है वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो उन्होंने यहां पर बोला कि एक्चुअली में ये जो आइडियल प्रेशर है ना, जो आप आइडियल गैस इक्वेशन में लेते हो, वो एक्चुअली में ऑब्जर्व्ड प्रेशर प्लस प्लस सम प्रेशर पी डैश एक्स्ट्रा। कौन सा प्रेशर है वो? ये प्रेशर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है। सो टोटल प्रेशर इज एक्चुअली ऑब्जर्व्ड प्रेशर प्लस पी डैश प्रेशर। वो आपको आइडियल प्रेशर का क्या देगा? वैल्यू देगा। वो आपको आइडियल प्रेशर का वैल्यू देगा। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है। पी आइडियल पी ऑब्जर्व्ड से ग्रेटर होगा। प्लीज ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। यहां पर फ्री मूवमेंट है, यहां पर फ्री मूवमेंट है, यहां पर फ्री मूवमेंट नहीं है। यहां पर थोड़ा सा खींच लिया, पीछे खींच लिया, तो यहां पर ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो है वो एक्चुअली में आइडियल प्रेशर से कम होगा। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है। ध्यान यहां पर स्क्रीन के ऊपर। अब ध्यान से देखो, वैन डर वाल ने क्या डिराइव किया। वो बोला ये जो पी डैश है ना मेरे बच्चे, ये जो पी डैश, ये पी डैश जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n square by v square, where n is nothing but the moles of the molecules and v moles of the gas, and v is the volume of the gas. V is the volume of the gas. तो
n स्क्वायर बाय v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल उन्होंने निकाला। नो नीड टू डू कि कैसे आया ये चीज, वो मुझे कंफ्यूज नहीं करना है, बस इतना समझो p डैश इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय v स्क्वायर, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो p डैश का वैल्यू आएगा an स्क्वायर बाय v स्क्वायर। क्या आएगा मेरे बच्चे? an स्क्वायर बाय v स्क्वायर, और उसको मैंने यहां रख दिया, p डैश की इक्वेशन में मैंने रख दिया। तो यहां पर देखो आपका आइडियल प्रेशर जो आप कंसीडर कर रहे थे, वो एक्चुअली में प्रेशर क्या कंसीडर करना है आपको? P ऑब्जर्व्ड प्लस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर, P ऑब्जर्व्ड प्लस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ये आपको आपकी इक्वेशन के अंदर करेक्ट करना है। दिस इज योर करेक्शन फैक्टर, दिस होल थिंग इज योर करेक्शन फैक्टर फॉर n moles of gases। and what is this a? this a कोई बता सकता है, कॉमन सेंस लगा के बता सकता है a क्या होगा? a will be nothing but van der Waals constant, van der Waals constant for pressure correction, van der Waals constant for pressure correction। very very important, very 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 important, प्लीज मेक श्योर ये 100% आप लिख लें। van der Waals constant for pressure correction, for pressure correction, correct, perfect, clear, good, 100%। अब ध्यान से यहां पर देखो, ध्यान से यहां पर देखो, what is the significance, hashtag number 2, what is the significance of a, what is the significance of a? जैसे b का सिग्निफिकेंस क्या था? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वैसे ही a का सिग्निफिकेंस लिखो मेरे बच्चे, ये वर्ड्स जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखना। a is nothing but the factor which measures the force of attraction between the gas molecules। ऐसे ही लिखना है, a is nothing but the factor van der Waals constant which measures the force of attraction between the gas molecules। परफेक्ट, क्लियर है ये चीज? तो यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो निकल के आने वाली है वो है आपका रियल गैस इक्वेशन, लेकिन उस पे आने से पहले यूनिट्स ऑफ ए भूलिएगा नहीं, यूनिट्स ऑफ ए। अब देखो यहां पर मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं, लेट मी जस्ट क्लियर दिस पार्ट ओवर हियर। मुझे बताओ P प्लस an स्क्वायर बाय v स्क्वायर, मुझे इसमें से यूनिट ऑफ a निकालना है, तो जो प्रेशर का यूनिट है वो पूरे इसका यूनिट होना चाहिए, जो प्रेशर का यूनिट है वो इसका होना चाहिए। सो प्रेशर का यूनिट इज इक्वल्स टू an स्क्वायर बाय v स्क्वायर। अब इसमें से a की इक्वेशन को निकाल लो, P इंटू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर आएगा। चल अब कोई मुझे बता सकता है इसका SI यूनिट क्या होगा? व्हाट विल बी द SI यूनिट? SI यूनिट निकालने के लिए प्रेशर का SI यूनिट लो, वॉल्यूम का SI यूनिट लो, मोल्स तो मोल्स ही होता है। बताएगा कोई मुझे? जल्दी फटाफट रेज हैंड करो, कम ऑन क्विक, जल्दी से। यस हरिति बताओ मेरे को। Pascal meter to the power 6 and mole पास्कल मीटर टू द पावर 6, हाँ मीटर टू द पावर 6, यस ओके, एंड mole to the power -2। वेरी नाइस, मोल टू द पावर -2। सो पास्कल मीटर टू द पावर 6 पर मोल का स्क्वायर इज योर SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ व्हाट मेरे बच्चे? A, SI यूनिट। लेकिन क्या हम पास्कल्स में लेते हैं प्रेशर को? नहीं, हम तो एटमॉस्फेयर में लेते हैं या फिर बार में लेते हैं, है ना। और वॉल्यूम हम लीटर्स में लेते हैं, वॉल्यूम हम लीटर्स में लेते हैं। तो मोस्ट यूज्ड यूनिट मैं यहां पर नीचे कॉर्नर में लिख रहा हूं, क्या होएगा? एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, दिस इज द मोस्ट यूज्ड यूनिट। तो अगर एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ A एंड B, व्हाट इज द यूनिट ऑफ A एंड B, तो यहां पर आपको समझना है, यहां पर आपको समझना है यूनिट ऑफ A एंड B। अगर ऐसा जनरल क्वेश्चन आता है तो आपको ब्यूटीफुल आंसर देना है। A लिखो, हेडिंग डालो यूनिट ऑफ A, उसके अंदर लिखो SI यूनिट, एक यूनिट, मोस्ट यूज्ड यूनिट ये यूनिट।
दोनों यूनिट लिख के आने हैं, ताकि कहीं पे भी गलती की गुंजाइश ही नहीं है। जो टीचर ऐसा यूनिट की खोज कर रहा था वो भी मिल गया, जो टीचर जनरल यूनिट की खोज कर रहा था वो भी सेटिस्फाई हो गया। तो मार्क्स कट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल क्या हो जाता है कि जो गुस्से से वो आपके मार्क्स काटने वाला था ठंडा हो जाएगा कि यार बच्चे ने तो दोनों लिख दिए हैं। कौन है ये स्मार्ट बच्चा और कौन है जो इसको पढ़ा रहा है, कौन है जो इसको पढ़ा रहा है। तो बस वही चीज है, जब वो पूछने आए तो भाई ऑनेस्टली मेरा नाम दे देना। इज दैट क्लियर? इज दैट परफेक्टली ओके? गुड, बढ़िया। कोई मेरे को पूछ रहा है कि सर मीटर टू द पावर 6 क्यों आया? तो सिंपल है भाई, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब और वॉल्यूम का भी स्क्वायर है, तो मीटर टू द पावर 6 हो जाएगा ना। क्लियर है? पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। परफेक्ट, सिंपल मैथ्स। चल, तो यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर आने जा रहा है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, अरे बाप रे, ये एग्जिट एनिमेशन लगा नहीं यहां पर, तो हम इसको एक काम करते हैं, ये पिक्चर को यहां से मूव कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं कि आपका रियल गैस इक्वेशन ऐसा दिखेगा। इज दैट ओके? आपका रियल गैस इक्वेशन ऐसा दिखेगा, जहां पर आइडियल गैस इक्वेशन कैसा था बच्चे? आइडियल गैस इक्वेशन कैसा था? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, है ना। प्रेशर के अंदर करेक्शन किया हमने और वॉल्यूम के अंदर करेक्शन किया हमने। प्रेशर का करेक्शन फैक्टर क्या था? ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और वॉल्यूम का करेक्शन क्या था? एन बी। वॉल्यूम में से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम माइनस होगा और प्रेशर के अंदर करेक्शन फैक्टर ऐड होगा। इतना ध्यान रखना, दोनों माइनस या दोनों प्लस नहीं है। वॉल्यूम में से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम माइनस होगा और प्रेशर के अंदर एडिशनल प्रेशर ऐड होगा। करेक्ट? परफेक्ट है, 100% क्लियर है ये चीज? बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं आगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर लेट्स रब दिस ओवर हियर एंड लेट्स गो अहेड एंड सी कि भाई हमारे स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है हमको, क्या मिल गया हमको? रियल गैस इक्वेशन मिल चुका है। इसके अंदर हैशटैग्स बना के मैं वापस लिख देता हूं, significance of A and B, most asked question, significance of A and B, and second units of A and B, units of A and B. Third direct question, what is real gas equation या what is van der Waals gas equation? डायरेक्टली 3 मार्कर का क्वेश्चन ऐसा बनता है, पहले वो इक्वेशन पूछेगा, फिर पूछेगा सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स, और तीसरा पूछेगा ऑल्सो गिव द यूनिट्स ऑफ द सेम। खत्म, 3 मार्क इन योर पॉकेट ब्यूटिफुली। डेरिवेशन ऑफ प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन इज नॉट आस्क्ड, सो रिलैक्स, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट, बट पता होना चाहिए कि कैसे ये करेक्शन आया है। इज दैट क्लियर? अब देखो क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसा आएगा यहां से, लास्ट पार्ट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसा आएगा वो पूछेगा। मैं यहां पर क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, तो प्लीज यहां पर स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। वो क्वेश्चन में करेगा, बोलेगा कि भाई कुछ गैसेस देगा, वो बोलेगा F2, Cl2, Br2 एंड I2। वो पूछता है कि भाई इन सारी गैसेस का A कंपेयर करो या अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ A या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ A। तो उसके लिए देखो हाउ टू थिंक फॉर दिस क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए ए क्या सिग्निफाई करता है। ए सिग्निफाई करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं? और वो आपने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है, क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ा है ना। देखो अब कैसे कनेक्ट होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपने पढ़ा हुआ है, और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। केमिकल बॉन्डिंग का डाइपोल मोमेंट, एक क्वेश्चन, लेकिन लेवल देखो इस क्वेश्चन का। पहले उसने आपको फोर्स किया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिकॉल करो, दूसरा उसने फोर्स किया कि फाइंड आउट करो कि भाई सारे पोलर हैं कि नॉन पोलर हैं, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया सारे नॉन पोलर हैं। फिर नॉन पोलर हैं तो इनके अंदर फोर्सेस लगेंगी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, है ना, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस।
इंस्टेंटेनियस डाइपोल वाली फोर्स। देखो स्टेप नंबर 2, ये फोर्स किया, अब वो पूछ रहा है कि ए की वैल्यूज इंक्रीजिंग आएगी डिक्रीजिंग आएगी वो बता दो। तो आपको पता होना चाहिए दैट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस दे डिपेंड, ध्यान से सुनिएगा, दे डिपेंड ऑन द एटॉमिक मास, दे डिपेंड अपॉन द एटॉमिक मास। जितना ज्यादा एटॉमिक मास एक मॉलिक्यूल का, उतने ज्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, मतलब उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो अब आप मुझे बताओ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए किसके लिए आएगा? ए क्या है? ए सिग्निफाइज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए किसके लिए आएगा? अब आपको पता है डाउन द ग्रुप, ये एक ही ग्रुप के है ना, फ्लोरीन का एटॉमिक मास सबसे कम होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो जिसका एटॉमिक मास हाईएस्ट, जिसका एटॉमिक मास हाईएस्ट, वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हाईएस्ट, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट है। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आयोडीन में सबसे हाई, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन एंड फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन के अंदर आयोडीन के कंपैरेटिवली, रिलेटिव टू आयोडीन, फ्लोरीन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द फ्लोरीन फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज लेस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मोर, देन द गैस इज इजी टू लिक्विफाई या डिफिकल्ट टू लिक्विफाई? सोचो, आयोडीन और आयोडीन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो आप प्रेशर लगाओगे तो तुरंत वो तुरंत लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगा। बच्चे ध्यान से वो एग्जांपल याद रखो, कश्वी और किसका लिया था? धृति नायडू का लिया था हमने। गेटिंग द पॉइंट? दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैं सोच रहा था कि भी वो 2 बेंच ऑक्यूपाई करेंगे, बट एक्चुअली में वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं क्या मेरे बच्चे? सिंगल बेंच। मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इजी टू लिक्विफाई। मोर द फोर्स ऑफ रिपल्शन, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। अरे हाँ भाई, यस, जो लोग ना बोल रहे हैं वो समझो इस कॉन्सेप्ट को। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना इजी है उनको लिक्विफाई करना भाई। और जितना फोर्स ऑफ रिपल्शन है, आप उनको पास लाने की कोशिश करो, वो रिपेल करेंगे, वो गैसियस स्टेट में रहना चाहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो बोल रहे भाई तुम मुझे प्रेशर दो, मैं तुम्हें लिक्विड दूंगा, तुम मुझे प्रेशर दो, मैं तुम्हें लिक्विड दूंगा। तो बस इजी है। यहां से वो आपको पूछेगा कि भाई अरेंज दिस इन द ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विफिकेशन टेंडेंसी, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको स्टेप नंबर 1 ए देखना है, स्टेप नंबर 2 पोलर है कि नॉन पोलर देखना है, स्टेप नंबर 3 लंडन डिस्पर्जन, कौन सी फोर्स लग रही है सब में। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द हाईलाइटिंग पॉइंट। करेक्ट? अगर लंडन डिस्पर्जन है तो लंडन डिस्पर्जन का डिपेंडेंस होता है ऑन एटॉमिक मास एंड योर वर्क इज डन। आप आराम से ए का ट्रेंड निकाल लोगे, ए का ट्रेंड निकालोगे तो जिसका सबसे ज्यादा ए, उसका लिक्विफिकेशन सबसे इजी, उसका लिक्विफिकेशन सबसे इजी। करेक्ट? थम्स अप, फटाफट से थम्स अप, जल्दी। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो। यहां पर सॉल्व वन क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। गैसेस दी हुई है CO2, O2, लेट्स से NH3, और आपको दिया हुआ है चलो N2 ले लेते हैं। करेक्ट? अब ध्यान से देखो, यहां पर देखो, कंसंट्रेट ओवर इट। दीज आर 1 मार्कर क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। क्या चेक कर रहा है वो? देखो, कंफ्यूज करने के लिए उसने यहां पर आपको दे दिया है एटॉमिक मास ऑफ दिस इज 44, दिस इज 32, दिस इज 17 एंड दिस इज 28, ऐसा दे दिया। और बोलता है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए वैल्यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए वैल्यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए वैल्यू, जिसका किसका सबसे हाईएस्ट ए है। ए आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट है ना? अब दिमाग लगाना है, अब दिमाग लगाना है। अगर तो लगा लिया तो जीत गए, तो ये चैप्टर
समझ में आ गया, और अगर नहीं लगाया तो फिर फंस गए। तो फिर एक बार वापस से सीरीज ऑफ द लेक्चर्स को देखना है, क्योंकि सर ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में बताया हुआ है कि भाई डाइपोल डाइपोल फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, डाइपोल डाइपोल से ऊपर भी H बॉन्ड होता है, उससे कम जाते हैं तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, देखो हिंट दे रहा हूं मैं, और उससे कम जाते हैं सबसे लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन द लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कौन सा फोर्स लग रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। वो आइडेंटिफाई कर लिया फिर तो खत्म, फिर तो इजी है सवाल। करेक्ट है? तो आधे से ज्यादा बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा, और वो आंसर होगा इस तरीके से, CO2 का A सबसे हाईएस्ट, उससे कम O2, उससे कम N2 और उससे कम NH3। करेक्ट है? निकाल लिया आंसर? क्या ये आंसर आ रहा है? जिनका आंसर ये नहीं आ रहा है वो रेज हैंड कर दें, और जिनका आंसर आ रहा है वो थम्स अप कर दें। तो धृति नायडू ने मेरे को दे दिया ये आंसर। धृति नायडू सेज ये आ रहा है, रुद्राचार्य सेज ये आ रहा है, बाकी काफी सारे बच्चे हैं, हर्ष ने भी बोल दिया ये आ रहा है जो मैंने लिखा है, दक्ष ने भी बोल दिया ये आ रहा है कि भाई जो मैंने लिखा है वो है। तो जिन लोगों के नाम लिए उनके लिए पैट योर बैक, बिकॉज आपका आंसर परफेक्टली रॉन्ग है। इज दैट क्लियर? परफेक्टली रॉन्ग है, ये चीज ध्यान से सुन लो। देखो ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो ये जो ट्रेंड आपने लिखा है ना वो बिल्कुल सही लिखा है, बिकॉज नॉन पोलर आते ही लंडन डिस्पर्जन आ जाता है, और लंडन डिस्पर्जन एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। तो 44 सबसे हाईएस्ट, फिर 32, फिर 28, ये परफेक्ट है, ये कोई दिक्कत नहीं है। गलती कहां की भाई? NH3 जो है सबसे पहले एक पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर तो ठीक है भाई साहब, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H के साथ जब N, F और O होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एंड दैट्स दी हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर ये NH3 उड़ के यहां आ जाएगा सबसे हाईएस्ट। देखो A को देखते ही मॉलिक्यूलर मास आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। प्लीज करेक्ट योर थिंकिंग प्रोसेस। ए का सुनते ही आपके दिमाग में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आने चाहिए, आपके दिमाग में क्या ये मोलर मासेस नहीं आने चाहिए। इज दैट क्लियर? मोलर मासेस तभी आएगा जब सारे के सारे लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, लेकिन अगर उसमें से एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड है या डाइपोल डाइपोल है तो फंस गए। अच्छा चलो, इसी के अंदर देखो बच्चे, इसी के अंदर कंफ्यूज करने के लिए वो एक और गैस दे देगा HCl, एक और गैस दे देगा HCl। तो बताओ इस अरेंजमेंट के अंदर HCl कहां आएगा? लास्ट में आएगा या इन बिटवीन कहीं पे आएगा? यू कैन टेल मी सर, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन बिटवीन आएगा, कौन सी प्लेस पे आएगा? इन बिटवीन आएगा, कौन सी प्लेस में आएगा? सेकंड प्लेस, सेकंड सेकंड सेकंड, बहुत बढ़िया बच्चे। HCl के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स है, HCl के अंदर डाइपोल डाइपोल, और NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज लिटिल स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल। कंफ्यूजन? फंसना शुरू नहीं हो जाना है, फंसना शुरू नहीं हो जाना है। अच्छा ऐसे ही अगर आपको उसने पूछ लिया होता NH3 और H2O के बीच में, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है देखो ये, NH3 और H2O के बीच में कौन है जिसका A जो है वो हायर होगा, जिसका A जो है वो हायर होगा, कौन है? कौन है वो? कौन बता सकते हैं मेरे को लॉजिकल रीजनिंग के साथ? मैंने ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है, मैंने ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है। दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स, उन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर H बॉन्ड होगा। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई हो चुका है, H बॉन्ड होगा। अब ध्यान से सुनो, H बॉन्ड किसके अंदर स्ट्रॉन्गर होगा? H बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है? डाइपोल पे। H बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है? डाइपोल। अब दिमाग लगाओ, डाइपोल किसमें ज्यादा पोलैरिटी वाला डाइपोल किसमें होगा?
H2O में होगा कि NH3 में होगा? ऑब्वियसली NH3 में होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? नहीं होगा, ऑब्वियसली H2O में होगा, बिकॉज H2O में H और O के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लार्ज है, NH3 के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है कंपेयर टू HO, करेक्ट? तो यहां पर पोलैरिटी ज्यादा होगी, डाइपोल ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा डाइपोल स्ट्रांग होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, हेंस A का वैल्यू फॉर H2O विल बी मच हायर कंपेयर टू NH3। अरे दिमाग दौड़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप सोचना है, डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप करोगे फंस जाओगे। इज दैट क्लियर? आर यू श्योर? तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा पूछ लेगा कि भी NH3 और H2O वेपर्स, इन दोनों में से कौन है इजीली लिक्विफाई हो सकता है? तो H2O। क्यों? क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू NH3, स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू NH3। और आपने देखा भी होगा यार, घर पे पतीले के ऊपर खाली ढक्कन रख दो ना, तो उतने प्रेशर पे आपका वाटर वेपर लिक्विड बन जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दैट क्लियर? सो घर के लेवल पे आप पानी को, वाटर वेपर्स को प्रेशराइज करके लिक्विड बना सकते हो, बट क्या वो चीज अमोनिया के लिए हो सकती है? नहीं हो सकती है। इज दैट क्लियर? परफेक्ट, 100%। चलो, दैट्स ग्रेट देन। विद दिस योर चैप्टर इज ओवर। बस आपका एक छोटा सा पार्ट रह गया है, वो है डाल्टन्स के न्यूमेरिकल्स। उसका मैं वीडियो बना के डाल रहा हूं, बट टेंशन मत लेना, आपकी नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट 15-20 मिनट्स में वो रिव्यू ले लूंगा, ठीक है? डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ के रिव्यूज ले लूंगा और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। परफेक्ट है? थम्स अप। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।